डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ सीज फायर खत्म करने का ऐलान कर दिया। कह दिया कि अमेरिका अब सीज फायर नहीं मानेगा, ईरान के साथ कोई बातचीत नहीं करेगा। ईरान झूठा है, ईरान ने धोखा दिया है। ईरान के साथ बातचीत करके अमेरिका ने अपना बहुत वक्त बर्बाद कर दिया है। उन्होंने साफ कह दिया कि अब युद्ध विराम को लेकर ईरान से कोई डील नहीं होगी। ट्रंप के इस ऐलान के बाद पश्चिम एशिया में एक बार फिर भयंकर युद्ध की शुरुआत हो गई। अमेरिका की सेना ने एक साथ ईरान के कई इलाकों पर हमला कर भी दिया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में 3 जहाजों पर हमला हुआ था। उसके बाद अमेरिका की सेना ने यह कार्रवाई की। जहाजों पर हमला एक रोज पहले हुआ था। अमेरिका ने आरोप लगाया कि ईरान ने जहाजों को निशाना बनाकर शांति समझौता तोड़ा। हालांकि ट्रंप के ऐलान के बाद ईरान ने भी पलटवार करने में देर नहीं लगाई। उसने चेतावनी दी कि अगर किसी भी देश ने अमेरिका का साथ दिया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। ईरान हर हाल में डटा रहेगा। दोनों देशों के बीच पिछले महीने ही सीज फायर पर सहमति बनी थी, लेकिन ट्रंप ने सीज फायर खत्म करने की घोषणा कर दी। नेटो के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए वो तुर्की पहुंचे थे। वहां की राजधानी अंकारा में पत्रकारों के सवालों का जवाब दे रहे थे। उसी वक्त ईरान पर वो भड़क गए और ऐलान कर दिया कि ईरान के साथ युद्ध विराम खत्म हो चुका है। To me, I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. You know what scum is? They're scum. They're sick people. They're led by sick people. And they're vicious, violent people. ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में 3 जहाजों पर जो हमला हुआ उसका जिक्र किया। 3 जहाजों को निशाना बनाया गया था, वहां पर मिसाइल दागी गई थी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जंग छिड़ दी थी। उन 3 में एक जहाज कतर का भी था, उस पर एलएनजी गैस थी। हमले में तीनों जहाजों को भारी नुकसान हुआ था और अमेरिका ने इसके लिए ईरान को जिम्मेदार ठहराया। इसी हमले का जिक्र करते हुए ट्रंप ने ईरान को झूठा बता दिया। कहा कि उसने शांति समझौते का उल्लंघन किया, उसने सीज फायर की शर्तों को नहीं माना, उसने अमेरिका से किया हुआ वादा तोड़ दिया। ट्रंप ने एक बार फिर आरोप लगाया कि ईरान की सरकार ने अपने ही देश में हजारों लोगों की हत्या करवा दी। जो उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे उन्हें मरवा दिया। इसलिए उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अमेरिका किसी भी हाल में उसे परमाणु हथियार बनाने नहीं देगा। They're liars. They're cheats. They're sick people. They've hurt their people. They killed 54,000 people as of now that were protesting. अमेरिका के राष्ट्रपति के इस ऐलान के तुरंत बाद ईरान ने उन्हें जवाब दिया। वहां के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने 2 टूक कह दिया कि ईरान अपनी रक्षा के लिए तैयार है। अगर अमेरिका ने कोई कार्रवाई की तो ईरान तगड़ा पलटवार करेगा, किसी भी सूरत में पीछे नहीं हटेगा। उन्होंने अमेरिका का साथ देने वाले देशों को भी चेतावनी दी कि अगर किसी भी देश ने अपने यहां से अमेरिकी सेना की मदद की तो ईरान उस पर भी हमला कर देगा। अगर किसी भी देश ने हमले के लिए अपना एयरबेस अमेरिका को दिया तो ईरान उस पर भी हमला कर देगा। और ट्रंप के इस ऐलान से पहले अमेरिका की सेना ने ईरान पर हमले शुरू भी कर दिए। ऐसे वक्त में सैन्य कार्रवाई शुरू की जब ईरान में पूर्व सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई के अंतिम संस्कार का कार्यक्रम चल रहा है। अलग अलग शहरों में शोक सभाएं हो रही हैं। इसी बीच अमेरिका की सेना ने वहां के कई इलाकों में एयर स्ट्राइक कर दी। 80 से ज्यादा सैन्य ठिकानों पर अमेरिका ने हमले का दावा किया। इसके बाद ईरान ने भी फिर जवाबी कार्रवाई की। उसकी आईआरजीसी सेना ने दावा किया कि उसने बहरीन में हमला किया, कुवैत में हमला किया। इन दोनों देशों में मौजूद अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर हमला किया। हमलों से खाड़ी देश एक बार फिर दहल गए। ईरान ने यह कार्रवाई अमेरिका की एयर स्ट्राइक के जवाब में की, क्योंकि ईरान में एक साथ कई जगहों पर भीषण हमले हुए। अमेरिका की सेना के मुताबिक ईरान के दक्षिणी इलाकों में उसने अटैक किया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास मौजूद उसके सैन्य ठिकानों पर अटैक किया। सबसे ज्यादा नुकसान बंदर अब्बास पोर्ट के आसपास हुआ। हमलों से ईरान का सबसे बड़ा बंदरगाह बंदर अब्बास कांप उठा। वहां एक साथ कई मिसाइलें बरसीं। चारों तरफ भीषण आग लग गई, चीख पुकार मच गई। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागते दिखे। अमेरिका की सेना ने दावा किया उसने ईरान के कई एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया, रेडार सिस्टम को तबाह कर दिया। आईआरजीसी सेना की 60 से ज्यादा नावों को तबाह कर दिया। जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइलों को तबाह कर दिया। ईरान के मीडिया के मुताबिक हमले बंदर अब्बास पोर्ट के आसपास हुए, किश्म द्वीप पर हुए, खार्क द्वीप पर हुए, कई और जगहों पर हुए। वहां भारी नुकसान हुआ। कई रिहायशी इलाके भी चपेट में आ गए। सैकड़ों लोग घायल हो गए। इन हमलों के कुछ ही घंटों बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई की।
उसकी आईआरजीसी सेना ने अपनी खतरनाक मिसाइलों से बहरीन को निशाना बनाया, कुवैत को निशाना बनाया। उसने एक के बाद एक कई खतरनाक मिसाइलें बरसाई, ड्रोन से हमला किया। ईरान की आईआरजीसी सेना के मुताबिक बहरीन में अमेरिका की नौसेना के कई ठिकाने थे, वो बर्बाद हो गए। कुवैत में भी अमेरिका की सेना के कुछ ठिकाने थे, वो बर्बाद हो गए। दोनों देशों में अमेरिका की सेना के 85 से ज्यादा सैन्य ठिकानों को टारगेट किया गया। दोनों देशों में खतरे के सायरन लगातार बजते रहे। कई इलाकों में हमले के बाद अंधेरा छा गया, बिजली की सप्लाई ठप हो गई, बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ। और अमेरिका ने ईरान के तेल कारोबार पर जो राहत दी थी, उस फैसले को भी वापस ले लिया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाजों पर हमले की घटना हुई तो अमेरिका ने यह कदम उठाया। इसका मतलब हुआ कि ईरान पर अब पहले की तरह ही सख्त प्रतिबंध लागू हो जाएंगे। कच्चे तेल का कारोबार करना उसके लिए पहले की तरह ही मुश्किल हो जाएगा। हालांकि ईरान ने भी जवाब दिया कि वो किसी भी तरह के दबाव में नहीं आएगा, अमेरिका की धमकियों से झुकेगा नहीं। दोनों देशों के बीच जब शांति समझौता हुआ था, युद्ध विराम हुआ था, तब इस बात पर भी सहमति बनी थी कि ईरान सीमित मात्रा में अपने कच्चे तेल का उत्पादन कर सकेगा, कच्चे तेल की बिक्री कर सकेगा, कच्चे तेल की सप्लाई कर सकेगा, अपनी आमदनी बढ़ा सकेगा। छूट 21 अगस्त तक लागू रहने वाली थी, लेकिन अमेरिका ने इसे समय से पहले ही खत्म कर दिया। ईरान को दी गई राहत उसने वापस ले ली। अमेरिका के वित्त मंत्रालय के मुताबिक फैसला हॉर्मुज गलियारे में हुए हमलों के बाद लिया गया। वहां से गुजर रहे 3 जहाजों पर हमला हुआ था। अमेरिका ने इस पर सख्त नाराजगी जताई और आरोप लगाया कि ईरान ने हमला करके समझौते को तोड़ा, उसका उल्लंघन किया, इसलिए उसे कोई राहत नहीं मिल सकती। यह राहत उसे शांति के लिए दी गई थी ताकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में पहले की तरह जहाज आ जा सकें, कच्चे तेल की सप्लाई जारी रह सके, गैस की सप्लाई जारी रह सके, उसे कोई खतरा ना हो। लेकिन ईरान ने जहाजों पर हमला करके बहुत बड़ी गलती कर दी, उसे इसका खमियाजा भुगतना होगा। उस पर अमेरिका का सख्त प्रतिबंध पहले की तरह लागू हो जाएगा, वो तेल का कारोबार नहीं कर पाएगा। बाद में अमेरिका के इस कदम पर ईरान ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। ईरान के विदेश मंत्रालय के मुताबिक समझौते का उल्लंघन ईरान ने नहीं बल्कि अमेरिका ने किया। उसने तेल प्रतिबंधों में मिली छूट खत्म करके समझौते की शर्त तोड़ दी। ईरान ने दो टूक कह दिया वो अमेरिका के दबाव में नहीं आएगा और उस पर किसी तरह की धमकी का भी कोई असर नहीं होगा। ईरान की सरकार अपने हितों के लिए सभी जरूरी कदम उठाएगी, ईरान की सुरक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठाएगी। उधर अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ा तो ओमान ने दोनों देशों से शांति बनाए रखने की अपील की। अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम खत्म करने के ट्रंप के ऐलान के बाद ओमान ने दोनों देशों से शांति बनाए रखने की अपील की। ओमान की सरकार ने युद्ध रोकने, बातचीत करने और कूटनीति से समाधान निकालने की मांग की। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ने की वजह से एक बार फिर कच्चे तेल की कीमतों में इजाफा हो गया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 6% की बढ़ोतरी के साथ कच्चे तेल की कीमतें $76 प्रति बैरल के पार पहुंच गई। अमेरिका और ईरान के बीच सीजफायर खत्म होने की खबर से शेयर बाजार को झटका लगा। सेंसेक्स और निफ्टी में भारी गिरावट दर्ज की गई और कारोबार के अंत में सेंसेक्स 1677 अंक नीचे गिरकर 76,503 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 516 अंक नीचे गिरकर 23,882 पर बंद हुआ। सेंसेक्स और निफ्टी में आई भारी गिरावट की वजह से निवेशकों की संपत्ति 8 लाख करोड़ से ज्यादा घट गई। इधर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में प्रदर्शनकारियों की तरफ से दिया गया अल्टीमेटम का टाइम खत्म हो गया। JAAC, जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी नाम के संगठन वहां हो रहे प्रदर्शनों की अगुवाई कर रहा है। उसने पाकिस्तान की सरकार और सेना को 8 जुलाई तक का अल्टीमेटम दिया था। कह दिया था कि 8 जुलाई तक उनकी मांगें नहीं मानी गई तो और बड़ा आंदोलन शुरू होगा, बड़े पैमाने पर प्रदर्शन होंगे, प्रदर्शनकारी पाकिस्तानी सेना की गोलियों से नहीं डरेंगे। अल्टीमेटम की समय सीमा खत्म हो गई। इसके बाद आशंका जताई गई कि POK में हालात और बिगड़ सकते हैं, प्रदर्शन और उग्र हो सकता है। JAAC ने तो यह धमकी तक दे दी थी कि उनकी बात नहीं सुनी गई तो वो कुछ ऐसा करेंगे जिससे पाकिस्तान की हुकूमत को पछताना पड़ेगा, वहां की सेना को पछताना पड़ेगा। प्रदर्शनकारी सीज फायर लाइन के इस तरफ मार्च कर देंगे। LOC को वहां सीज फायर लाइन कहते हैं। 9 जून से POK में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन शुरू हुए थे। पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ
वहां की सेना के खिलाफ प्रदर्शन को दबाने के लिए, उसे कमजोर करने के लिए, उसे कुचलने के लिए पाकिस्तान की सेना ने अपनी ताकत लगा दी, रास्ते बंद कर दिए, राशन की सप्लाई बंद कर दी, दवाइयों की सप्लाई बंद कर दी, पेट्रोल की सप्लाई बंद कर दी और प्रदर्शनकारियों पर गोलियां तक चलवा दी थी। लेकिन इसके बाद भी वहां प्रदर्शन चलता रहा। लोग सरकार और सेना के खिलाफ आवाज बुलंद करते रहे। जेएएसी ने पाकिस्तान की सरकार को 8 जुलाई तक का वक्त दिया था। कह दिया था कि मांगे मान लो वरना बहुत बुरा होगा। ऐसा आंदोलन होगा जो संभाले नहीं संभलेगा। शराइत पर अमल दरामद न किया गया तो इस सूरत में 9 जुलाई को धरने का 1 माह मुकम्मल होने पर अगले लाएअमल का ऐलान किया जाएगा, जिसका फैसला कर लिया गया। जेएएसी ने धमकी दी थी कि उसकी बात नहीं सुनी गई तो प्रदर्शनकारी सीज फायर लाइन की तरफ कूच कर देंगे, मतलब एलओसी के इस तरफ वाले हिस्से की तरफ आप आगे बढ़ेंगे। की तरफ कदम बढ़ाए जाए कि ना बढ़ाए जाए? जोर से बताइए, बढ़ाए जाए कि ना बढ़ाए जाए? बढ़ाए जाए, बढ़ाए जाए। लिखने वालों लिखो, देख के जाओ और आवाम जरा जोर से बताओ, सीज फायर लाइन की तरफ कदम बढ़ाए जाए कि ना बढ़ाए जाए? बढ़ाए जाए, बढ़ाए। अल्टीमेटम के आखिरी दिन भी पीओके के अलग अलग इलाकों में प्रदर्शन होते रहे, इंकलाब के नारे गूंजते रहे। गलियों से, बाजारों से, चौकों से, चौराहों से, चौकों से, चौराहों से। पीओके में पाकिस्तान की सेना के खिलाफ लोगों का गुस्सा हर बदलते दिन के साथ बढ़ता दिखा। कुछ प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान के सुरक्षा बल के जवानों के सामने नारेबाजी की। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। 9 जून से पीओके में प्रदर्शन कर रहे लोगों का गुस्सा तब और भड़क गया था जब पाकिस्तान की सेना ने वहां जाने वाले रास्ते पर पहरा लगा दिया था, घेरेबंदी कर दी थी, राशन से लदे ट्रकों को हाईवे पर रोक दिया था, दवाइयों को पीओके में जाने से रोक दिया था। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने ऐलान कर दिया था कि अब चाहे गोली ही क्यों ना खानी पड़े, वो आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। उधर यूपी में ईडी ने समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह यादव के कई ठिकानों पर छापेमारी कर दी। ईडी ने समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह यादव के कई ठिकानों पर छापेमारी की। उनके खिलाफ आय से ज्यादा संपत्ति और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों के लगने के बाद यह कार्रवाई की गई। छापेमारी के दौरान ईडी की टीम ने दीप नारायण सिंह यादव के ठिकानों से कई दस्तावेज जब्त करने का दावा किया। लखनऊ में विजिलेंस विभाग की टीम ने रिटायर हो चुके एक आरटीओ अधिकारी के घर पर छापेमारी की। टीम ने रिटायर्ड अधिकारी ललित कुमार के घर में तलाशी ली और वहां से 13 किलो सोना, 9 किलो चांदी और बड़े पैमाने पर कैश बरामद करने का दावा किया। उनके खिलाफ आय से ज्यादा संपत्ति के मामले में कार्रवाई की गई। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में यूपी एटीएस ने एक कारोबारी के घर छापेमारी की। सूत्रों के मुताबिक ये कार्रवाई आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में दर्ज साइबर फ्रॉड के एक मामले में की गई। पूरी कार्रवाई के दौरान कारोबारी के घर के बाहर पुलिस की टीम तैनात रही। इधर गुजरात के सूरत में लगातार हो रही भारी बारिश ने वहां के कई इलाकों में कोहराम मचा दिया। सड़कों पर दरिया बहता दिखा, गाड़ियां पानी में समाती दिखी, जगह जगह पानी भर जाने की वजह से हालात बिगड़ गए। लोगों के घरों में पानी भर गया, दुकानों में पानी भर गया, गलियों में पानी भर गया, बाजारों में पानी भर गया, मॉल में पानी भर गया, पुलिस थाने में पानी भर गया, सड़कों पर नावें चलती दिखी। सूरत के पर्वत पाटिया इलाके में तो हालात सबसे ज्यादा खराब हो गए क्योंकि वहां कई फीट तक पानी भर गया, कुछ गाड़ियां फंस गईं। एक ट्रक सड़क जो दरिया बन चुकी थी उसमें फंसा हुआ नजर आया। ट्रक का आधा हिस्सा बाढ़ के पानी में डूबा दिखाई दिया। ट्रक के आसपास इतना पानी था, वहां खड़े लोग गर्दन तक डूबे नजर आए पानी में। सफेद रंग के ट्रक के पीछे एक दूसरा ट्रक भी डूबा हुआ दिखाई दिया। उस ट्रक का तो कुछ हिस्सा ही पानी के बाहर था। उसके पीछे थोड़ी दूरी पर सड़क के किनारे पर लगाया जाने वाला स्पीड लिमिट का बोर्ड दिखा, वो भी करीब करीब डूब चुका था। दोनों ट्रकों के पास ही एक ट्रैक्टर भी बाढ़ में डूबा नजर आया। पानी इतना ज्यादा था कि पानी के बाहर उस ट्रैक्टर की बस छतरी दिखाई दी, उसका पूरा हिस्सा डूब चुका था। वहां मौजूद लोग उस तरफ जाने की हिम्मत ही नहीं जुटा सके। पानी में फंसे ट्रक के पीछे एक रस्सी बांधकर पास के इलाके से कुछ लोगों को बचाया गया। बारिश के राउंड के तीसरे दिन में ही जो खाड़ी
का लेवल बढ़ा है, जिसके चलते यहाँ के लोगों की मुश्किलें बढ़ी है। खास करके इस इलाकों में कपड़ा व्यापार के साथ जुड़े हुए व्यापारी और श्रमिक बड़ी मात्रा में रहते हैं। बारिश लगातार हो रही है। एक हाउसिंग सोसाइटी में इतना पानी भर गया, वहां खड़े स्कूटर मोटरसाइकिल पूरी तरह डूब गए। राहत और बचाव टीम के लोग नाव के जरिए उस इलाके में लोगों की मदद करते दिखाई दिए। नावों के जरिए निकालकर सुरक्षित जगहों पर लोगों को पहुंचाया। मूसलाधार बारिश होती रही। सरथाना पुलिस स्टेशन भी डूब गया। पुलिस स्टेशन के आसपास 5 फीट से ज्यादा पानी भर गया। पुलिस स्टेशन ही नहीं, सूरत के रेलवे स्टेशन पर भी हालात खराब दिखे। वहां रेलवे ट्रैक पानी में डूबे नजर आए। प्लेटफॉर्म पर बारिश का पानी भरा दिखाई दिया। मुंबई की ओर जाने वाली 17 लंबी दूरी की ट्रेनों को अलग अलग स्टेशनों पर रोकना पड़ा। मौसम विभाग ने बताया बीते 24 घंटे में सूरत में 7 इंच बारिश दर्ज की गई। इस वजह से हालात ज्यादा बिगड़ गए। और गुजरात के नवसारी में भी भारी बारिश हुई। जगह जगह पानी भर गया। लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं। सड़कों पर पानी भर जाने से किसी की बाइक खराब हो गई, किसी की गाड़ी फंस गई। बचाव अभियान चलाया गया। गुजरात के कई जिलों में बेहिसाब बारिश हुई। नदियां उफान पर आ गई। नदियों का पानी रिहायशी इलाकों तक पहुंच गया। लोगों का घरों से निकलना दूभर हो गया। नवसारी के एक इलाके में एक गाड़ी फंस गई। गाड़ी में 3 लोग सवार थे। गाड़ी पानी के तेज बहाव के बीच फंसी हुई दिखी। कुछ लोग धक्का मारकर उसे निकालने की कोशिश करते रहे, लेकिन वो गाड़ी टस से मस नहीं हुई। जहां थी वहीं फंसी रही। इसके बाद बचाव टीम वहां पहुंची। कुछ बचाव कर्मी हाथ में रस्सी लेकर पानी में उतरे। वो धीरे धीरे उस गाड़ी की तरफ बढ़ते दिखाई दिए। इसके बाद उन्होंने उस रस्सी का एक हिस्सा उस गाड़ी में बांधा, फिर उसे खींचकर पानी से बाहर निकाला। गाड़ी में फंसे सभी सुरक्षित लोग जो है वो सब सुरक्षित बाहर आ गए। ऐसा ही नजारा नवसारी के एक दूसरे इलाके में भी देखने को मिला। वहां एक बस सड़क में फंस गई। पानी भर जाने की वजह से वो बस खराब हो गई। बस में कई यात्री सवार थे। यात्रियों को बस की इमरजेंसी खिड़की से बाहर निकाला गया। एक एक करके यात्री उस खिड़की से बाहर निकले और बस की छत पर चढ़ गए। इसके बाद उन्हें वहां से सुरक्षित निकाला गया। नवसारी में एक जगह पर तो पानी कमर तक पहुंच गया, जिसकी वजह से एक व्यक्ति की बाइक खराब हो गई, अचानक बंद हो गई। इसके बाद उस व्यक्ति ने बाइक को अपने कंधे पर उठा लिया। पैदल चलते हुए अपनी बाइक को वो वहां से ले गए। नवसारी में पिछले कई दिन से लगातार बारिश हो रही है। इसकी वजह से पूर्णा नदी उफान पर आ गई, कावेरी नदी उफान पर आ गई, अंबिका नदी उफान पर आ गई। तीनों नदियां खतरे के निशान के बेहद करीब हैं। तीनों नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिसे देखते हुए प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया। इधर दिल्ली के रोहिणी इलाके में भी एक इमारत गिर गई। कई लोग इस इमारत के मलबे के नीचे दब गए, बुरी तरह घायल हो गए। फिर बचाव अभियान चलाया गया। लंबे वक्त से उस इमारत को बनाने का काम चल रहा था। 5 मंजिला इमारत बन रही थी। भारी बारिश हुई तो इमारत भरभरा कर गिर गई। कई लोग दब गए। मलबे का पहाड़ बन गया। चारों तरफ मलबे का ढेर लग गया। बचाव टीम मलबे के बीच ही लोगों को ढूंढती नजर आई। इस दौरान मलबे में दबे एक व्यक्ति का हाथ दिखाई दिया। बचाव टीम ने उन्हें भरोसा दिया कि वो जल्द ही बाहर आ जाएंगे। हाँ जी सर, दिख रहा है, आपका हाथ दिख रहा है हमें। हाँ, बचा लेंगे सर, बचा लेंगे आपको, चिंता मत करो। आप लोग यहाँ पे सब बचाएंगे आपको, आप चिंता मत करिए, आपको बचा लेंगे। फिर कटर मशीन लाई गई। मलबे के सरियों को काटने का काम तेज किया गया। शाम 4 बजे ये करीब यह हादसा हुआ। अचानक वो इमारत गिर गई। चीख पुकार मच गई। लोगों की भीड़ जमा हो गई। आशंका जताई गई कि कई लोग उस इमारत के मलबे के अंदर दब गए। फिर दिल्ली पुलिस वहां पहुंची, एनडीआरएफ की टीम वहां पहुंची। मलबा हटाकर लोगों को ढूंढना शुरू किया। एक आदमी की मौत की खबर आई इस हादसे में। उधर दिल्ली के नजदीक हरियाणा के गुरुग्राम में भारी बारिश के बाद सड़कें फिर तालाब में तब्दील हो गईं। सड़कों पर फिर जल भराव हो गया। कई फीट पानी इकट्ठा हो गया। गाड़ियों की रफ्तार थम गई। लोगों की मुसीबतें बढ़ गईं। कुछ घंटों की ही बारिश ने गुरुग्राम के कई इलाकों को फिर बेहाल कर दिया। लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी। नाले उफान पर आ गए। गुरुग्राम के सोहना रोड पर तो घुटनों तक पानी भर गया। जैम जैसे हालात हो गए। गाड़ियां रेंगती नजर आईं, धीरे धीरे बढ़ती रहीं। पैदल चलने वालों की हालत खराब हो गई। वो गंदे पानी से गुजरने को मजबूर हो गए। घुटनों तक उनके पानी भर गया। नालों में पानी भर गया, सड़कों पर पानी भर गया, फुटपाथ पर पानी भर गया। वहां से गुजरने वाली मोटरसाइकिलों, स्कूटरों का आधे से ज्यादा हिस्सा पानी में डूब गया। जब मैं यहाँ पर पानी में उतरी थी तो पानी जो है वो थोड़ा नीचे था, और जैसे जैसे हम आगे जाएंगे वैसे वैसे ये पानी और ज़्यादा
बढ़ता चला जाएगा। तो ये आप देखिए कि गुरुग्राम की ये तस्वीर, पूरी रोड जो है वो तालाब में तब्दील हो चुकी है। वहां दिखा एक युवक अपना स्कूटर खींच कर ले जा रहे थे, एक लड़की भी बैठी थी, सड़कें लबालब हो गई थी तो स्कूटर बंद हो गया, उसे चलाना मुश्किल हो गया। सड़क पर लगे ब्रेकर भी, स्पीड ब्रेकर जो थे वो भी पानी में गायब हो गए, दिखाई देने बंद हो गए। हालांकि उस युवक ने किसी तरह रास्ता पार कर लिया। दूसरी मोटरसाइकिलें भी इसी तरह पानी में फंस गईं। लोगों ने प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई, नगर पालिका के खिलाफ नाराजगी जताई। हमेशा इसी तरह होता है बरसात में। तो फिर कितनी परेशानी होती है आप लोगों को? परेशानी तो बहुत ज़्यादा होती है। हाँ, आने जाने में दिक्कत होती है, ड्यूटी आने जाने में दिक्कत होती है जी। और लेट लपेट भी हो जाता है। और ऐसे लोग कह रहे हैं बारिश होते ही नाले जाम हो जाते हैं, सड़कें पानी से लबालब हो जाती हैं, लोगों की परेशानी बढ़ जाती है, खतरा बढ़ जाता है, लेकिन इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। 100 बात की एक बात यह कि गुरुग्राम क्या ठीक हो ही नहीं सकता? हर बारिश में वही हाल है। यहां तो मुंबई जैसी बारिश भी नहीं होती, तो ये क्या सड़कें बना दी हैं? सारी दुनिया की कंपनियों को यहां बुलाते रहते हो, कोई भी जगह लाखों में मिलती नहीं है। वहां पर फ्लैट भी करोड़ों ही नहीं, कई कई करोड़ों के हो रहे हैं। शराब के ठेके उठते हैं तो पूरे देश के रिकॉर्ड टूट जाते हैं। और यहां की सड़कें नहीं बना सकते, ढंग की सड़कें नहीं बना सकते, नालियां नहीं बना सकते। यहां तो नहीं कह सकते ना कि पैसों की कमी है। पहले कह रहे थे नगर निगम बन जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा, उसको बने हुए कई साल हो गए, वो भी इलेक्शन पॉलिटिक्स का ये अखाड़ा हो गया। पब्लिक दुनिया जहान के टैक्स भी दे रही है, सब कुछ इंतजाम भी अपने आप ही कर रही है। पैसे वाले लोग हैं, वहां पानी के अपने खुद फिल्टर प्लांट लगा रखे हैं सोसाइटियों में, बिजली के अपने जनरेटर लगा रखे हैं, बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, लोकल ट्रांसपोर्ट भी सबका अपना ही है, एक रैपिड मेट्रो को छोड़कर अस्पताल सब प्राइवेट में जाते हैं। तो ये नालों और सड़क का काम ही तो रह गया था। कह दो तो वो भी लोग खुद ही कर देंगे। हटाई दो ना ये नगर निगम और ये सब सारे प्रशासन के अधिकारी वहां से। दुनिया की इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों के दफ्तर खुले हुए हैं वहां पर, दुनिया को दिखाने के लिए शोपीस होना चाहिए था ना गुरुग्राम। हर बार थू थू करवा रखी है, तो नहीं हो पा रहा तो छोड़ दो। 100 बात की एक बात। इधर मौसम विभाग ने मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया। मौसम विभाग ने बारिश के बीच मुंबई समेत महाराष्ट्र के ठाणे और नासिक में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया। वहीं पालघर, रायगढ़, पुणे घाट और सातारा घाट के लिए बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया। मुंबई के नजदीक महाराष्ट्र के पालघर में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में पानी भर गया। पालघर के वसई इलाके में सड़कों पर घुटनों के ऊपर तक पानी भर गया और पानी में डूबकर लोग रास्ता पार करने के लिए मजबूर हो गए। मध्य प्रदेश के जबलपुर में भारी बारिश में एक 3 मंजिला इमारत ढह गई। इमारत करीब 30 साल पुरानी थी और प्रशासन ने इसे पहले ही खाली करवा लिया था। इमारत गिरते ही पूरे इलाके में मलबा फैल गया। उधर मुंबई के पास महाराष्ट्र के ठाणे में एक डॉक्टर से मारपीट करने के आरोप में एक शिवसेना नेता को गिरफ्तार कर लिया गया। शिवसेना नेता रमेश म्हात्रे पर आरोप लगा कि उन्होंने एक महिला डॉक्टर के साथ मारपीट की, उन्हें थप्पड़ मारा, अस्पताल के दूसरे कर्मचारियों की भी पिटाई की। हालांकि उन्होंने आरोपों से खुद तो इनकार किया। डोंबिवली में सरकारी अस्पताल में यह हुआ। एक गर्भवती महिला के इलाज को लेकर परिवार की डॉक्टरों से बहस हो गई थी, तो परिवार ने उस शिवसेना नेता को फोन किया, अपनी परेशानी बताई। कुछ ही देर में वो अपने समर्थकों के साथ अस्पताल पहुंच गए और डॉक्टर के कमरे में घुसते ही उन्होंने मारपीट शुरू कर दी। वो एक व्यक्ति को बेरहमी से मारते नजर आए। उनके समर्थक भी उस व्यक्ति पर टूट पड़े, उनकी जमकर पिटाई कर दी, कई थप्पड़ मार दी। काफी देर तक वहां बहस हुई। शिवसेना नेता डॉक्टर पर चिल्लाते दिखाई दिए, अस्पताल कर्मचारी पर चिल्लाते दिखाई दिए। इस बीच उन्होंने एक बार डॉक्टर का फोन छीनने की भी कोशिश की। इसकी वजह से बहस और बढ़ गई। तभी डॉक्टर ने किसी को फोन मिलाया, वो उनसे बात करने लग गई। इस दौरान शिवसेना नेता लगातार उन पर चिल्लाते रहे, लेकिन डॉक्टर ने उन्हें अनसुना कर दिया। यह देखकर वो भड़क गए, डॉक्टर को थप्पड़ मारते दिखाई दिया। उनका हाथ इतना जोर से लगा कि डॉक्टर का फोन गिर गया। इतना सब होने के बाद भी हंगामा नहीं रुका। वो शिवसेना नेता चीखते चिल्लाते रहे और फिर वहां से चले गए। इस मामले के सामने आते ही वो गिर गए और मामला विधानसभा तक पहुंच गया। आदित्य ठाकरे ने विधानसभा में यह मुद्दा उठाया और उस शिवसेना नेता के खिलाफ कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग की। आपल्याला आपली ऍडमिशन दुसऱ्या हॉस्पिटलला करून देतो, आपण मारण करायची डॉक्टर्सना,
महिला असो, पुरुष असो, कुठचेही डॉक्टर्स असो, कुठचेही नर्सेस असो, कुठचेही रेसिडेंट डॉक्टर्स असो, अध्यक्ष महोदय, काय चाललंय आपल्या राज्यामध्ये? इसके बाद रमेश मात्रे ने सफाई दी। अपने ऊपर लगे सभी आरोपों से उन्होंने इनकार किया। उनके मुताबिक डॉक्टर उनकी बात नहीं सुन रही थी, वो फोन पर लगातार बात कर रही थी, इसलिए उन्होंने सिर्फ उनके कान से फोन हटाया था। फोन उसका कान से हटाया हमने, उसके कान से फोन हटाया, बात नहीं सुन रहे थे हमारी, फोन पे ही बात कर रही थी, वो सीरियस ही नहीं थी। अरे वो हमारी लड़की जैसे उसके ऊपर क्या हाथ उठाए, ये हमारे बाला साहब ने नहीं सिखाया औरतों के ऊपर हाथ उठाना, और ना कभी उठाएंगे मैडम, ये ब्लेम मत करना। तो मामले ने तूल पकड़ लिया। महाराष्ट्र में आईएमए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से जुड़े डॉक्टरों ने भी हड़ताल का ऐलान कर दिया। उन्होंने चेतावनी दी थी कि अगर अगले 72 घंटों में शिवसेना नेता के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो पूरे महाराष्ट्र में ओपीडी सेवाएं बंद कर दी जाएंगी। डोंबिवली के सरकारी अस्पताल में यह हुआ। एक गर्भवती महिला को वहां डिलीवरी के लिए भर्ती कराया गया था, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें बताया कि उनके होने वाले बच्चे को एनआईसीयू में भर्ती करना पड़ सकता है। एनआईसीयू यानी नवजातों का आईसीयू। अस्पताल प्रशासन ने बताया उस अस्पताल के सारे एनआईसीयू बेड भर चुके हैं, वहां एक और नवजात की जगह नहीं है। तो डॉक्टरों ने सलाह दी कि वो महिला को दूसरे अस्पताल ले जाएं, दूसरे अस्पताल में उनकी डिलीवरी करवाएं। लेकिन इस बात पर परिवार और डॉक्टरों के बीच कहासुनी हो गई। इसके बाद परिवार ने उस शिवसेना नेता को फोन करके वहां बुला लिया और यह हंगामा खड़ा हो गया। सौभाग्य की एक बात यह कि ये जो आजकल पार्टियों के नेता और कार्यकर्ता ही पुलिस भी बन जाते हैं, प्रशासन भी बन जाते हैं, वकील भी बन जाते हैं, अदालत भी बन जाते हैं, जज भी बन जाते हैं, यह तभी बंद होगा जब लोगों को पुलिस पर भरोसा हो, प्रशासन पर भरोसा हो। मुंबई के पास डोंबिवली में जो शिवसेना नेता पर आरोप लगा कि उन्होंने डॉक्टर के साथ मारपीट कर दी क्योंकि एक बच्चे को आईसीयू में बेड नहीं दिया जा रहा था, उसमें उस शिवसेना नेता पर एक्शन तो हो गया, लेकिन पब्लिक ने पार्टी के नेता को क्यों बुलाया, यह सवाल है ना। पार्टी के नेता को क्यों बुलाया? प्रशासन पर भरोसा नहीं है ना पब्लिक को। अधिकारियों की यह हालत है कि कोई उनसे समाधान की उम्मीद ही नहीं रखता। इसके लिए अधिकारी कैसे जिम्मेदार नहीं है? डॉक्टर गुस्से में है, एसोसिएशन ने हड़ताल तक की चेतावनी दे दी थी, तो एक्शन तो हो गया शिवसेना नेता पर, और डॉक्टर से मारपीट करने का तो कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन यह नौबत क्यों आती है, यह कौन देखेगा? 100 बात की एक बात, इधर हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में बादल फट जाने की वजह से हालात बिगड़ गए। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में बादल फटने की वजह से एक नाले में अचानक उफान आया और ऊंचाई से भारी भरकम मलबा बहकर नीचे गिर गया। वहां कई छोटे पुल बाढ़ की चपेट में आ गए और रास्ते ठप हो गए। कर्नाटक के कोडगु जिले में कॉलेज के कुछ छात्र सुरक्षा के लिए लगाई गई बैरिकेडिंग को पार कर मल्लाली फॉल्स के प्रतिबंधित इलाके में चले गए और वहां पानी के तेज बहाव में फंस गए। अपनी जान बचाने के लिए वो वहां मौजूद एक चट्टान के ऊपर चढ़ गए। बाद में फायर ब्रिगेड की टीम ने उन्हें वहां से सुरक्षित बाहर निकाला। अयोध्या के राम मंदिर के बाद मध्य प्रदेश के आगर मालवा में बगलामुखी मंदिर में दान और चढ़ावे में गबन के आरोप लगे। आरोपों की जांच के लिए डीएम प्रीति यादव ने 3 सदस्यों की कमेटी बना दी। जांच कमेटी को 7 दिन में रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए। उधर पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में पुलिस ने जो नाबालिग लड़की की हत्या में शामिल एक आरोपी का इनकाउंटर कर दिया। कुछ दिन पहले 13 साल की एक लड़की की हत्या हुई थी। उससे पहले उसका रेप किया गया था, बुरी तरह मारा पीटा गया था, प्रताड़ित किया गया था। उसी केस में शामिल एक आरोपी को पुलिस ने मार गिराया। आरोपी का नाम प्रभास मंडल बताया गया। पुलिस का कहना है प्रभास को घटना वाली जगह पर ले जाया गया था रिक्रिएशन के लिए, घटना को समझने के लिए, क्या हुआ था वहां, कैसे हुआ था, पूरा मामला समझने के लिए। पुलिस कह रही है कि प्रभास ने वहां से भागने की कोशिश की थी। एक पुलिस अधिकारी से रिवॉल्वर छीन ली थी, गोलियां चलानी शुरू कर दी थी। पुलिस ने दावा किया कि जवाबी कार्रवाई में उसे गोली लग गई थी और अस्पताल में उसकी जान चली गई, मौत हो गई। दक्षिण 24 परगना जिले में बरुईपुर इलाका है। 4 जुलाई को वहां रहने वाली 13 साल की एक लड़की लापता हो गई थी। बाजार जाने के लिए निकली थी, गायब हो गई थी। लड़की के परिवार ने नाते रिश्तेदारों में उसे ढूंढा था, दोस्तों में उसके बारे में पूछा था, आसपास के इलाके में उसकी तलाश की थी, लेकिन वो नहीं मिली थी, उसका कुछ पता नहीं चला था। उसी दिन पुलिस को एक सीसीटीवी वीडियो मिला जिसमें वो लड़की एक आदमी के साथ जाती नजर आई थी। अगले दिन 5 जुलाई को लड़की का शव मिला था। 4 जुलाई को लड़की गायब हुई, 5 जुलाई को उसका शव मिला, वो भी एक तालाब से। तालाब में शव बोरे में था।
तो वहां कोहराम मच गया था, हंगामा हो गया था, परिवार वाले चीखने चिल्लाने लगे थे। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक हत्या से पहले लड़की का रेप किया गया था, दरिंदगी की गई थी उसके साथ। पुलिस ने नाबालिग की हत्या और रेप करने के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया था। उनमें एक था प्रभास मंडल, दूसरे आरोपी का नाम आनंद सरदार बताया गया। पुलिस का कहना है प्रभास मंडल मुख्य आरोपी था, इसीलिए उसे घटना वाली जगह पर ले जाया गया था, पूरी घटना का रिक्रिएशन करने के लिए। देर रात 12:30 बजे के बाद पुलिस की एक टीम उसे घटना वाली जगह पर ले गई थी, यह समझने के लिए कि वहां क्या हुआ था, कैसे हुआ था, घटना में कितने लोग शामिल थे, लड़की की हत्या कैसे की गई थी। पुलिस की ओर से जो इंफॉर्मेशन इस वक्त आ रहा है कि ये जो जगह है पीछे मेरे, इस जगह से कल रात को इस जगह पे प्रभास मंडल को पुलिस की एक टीम यहां पे लाई थी, रात को तकरीबन 12:45 के आसपास। पुलिस कह रही है रिक्रिएशन के दौरान प्रभास ने भागने की कोशिश की थी। एक पुलिस अधिकारी से उनकी सर्विस रिवॉल्वर छीन ली थी और पुलिस से बचने के लिए उसने खेतों में दौड़ लगा दी थी, भागने लगा था। पुलिस सूत्रों का कहना है रोकने पर उसने अधिकारियों पर गोलियां चलानी शुरू कर दी थी। उसी समय प्रभास मंडल ने पुलिस का सर्विस रिवॉल्वर छीना और पुलिस की तरफ एक राउंड फायरिंग भी की और यहां से भागने की कोशिश करने लगा। और पुलिस ने भी मोर्चा संभाला। अधिकारियों का कहना है आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की गई और उसी कार्रवाई में प्रभास को गोली लग गई। अस्पताल ले जाया गया लेकिन उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। प्रभास की मौत के बाद पुलिस उसके घर पहुंची। प्रभास की मौत हो गई यह जानकारी दी गई, लेकिन उसकी मां ने शव लेने से मना कर दिया, इनकार कर दिया, अस्पताल जाने से भी इनकार कर दिया। उनका कहना है कि प्रभास ने जो किया उसे उसकी सजा मिली। আমি নেব না আর আমি আনবো না, আমি কিছু করব না। কেন নেবেন না? নেব না, আমার সে ক্ষমতা নেই। আমি যে আনবো, ও ভালো কাজ করে মরেনি, ও যেরকম করেছে ও মরে গেছে, আমার সে সুখ শান্তি নেই, আমি আনবো না। हालांकि बाद में प्रभास की मां और उसकी पत्नी अस्पताल पहुंची। पुलिस सूत्रों का कहना है प्रभास और उसके साथियों ने नाबालिग को जिंदा तालाब में फेंक दिया था। डूब जाने की वजह से लड़की की जान चली गई थी। तालाब से जिस दिन शव मिला था उस दिन भीड़ ने एक व्यक्ति की पिटाई कर दी थी, पीट पीट कर उसे मार डाला था। मरने वाले की पहचान इंद्रजीत मंडल के रूप में हुई। लोगों को शक था कि इंद्रजीत भी नाबालिग की हत्या में शामिल थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें बेकसूर बताया, बेगुनाह बताया। मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने उनके परिवार से मुलाकात की और न्याय दिलाने का भरोसा दिया। মব লিঞ্চিং করে যাকে পিটিয়ে মারা হয়েছে ইন্দ্রজিৎ মন্ডল, উনিও ইনোসেন্ট। পুলিশ আমাকে যা বলেছে এটা আমার কথা নয়, তার পরিবারের সঙ্গে আমি মিট করেছি, তিনিও জাস্টিস পাবেন। लड़की की हत्या के बाद इलाके में हिंसक प्रदर्शन हुए थे। पुलिस की गाड़ियां तोड़ दी गई थी, रेलवे ट्रैक उखाड़ दिए गए थे, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया था। हिंसक प्रदर्शन में जो लोग शामिल थे पुलिस उनकी पहचान करने में जुट गई। खबर है पुलिस ने करीब 200 लोगों की पहचान भी कर ली। इधर एनआईए ने दिल्ली समेत 10 राज्यों में 20 ठिकानों पर छापेमारी कर आतंकी संगठनों से जुड़े 11 आरोपियों को गिरफ्तार करने का दावा किया। एनआईए ने आतंकवादी संगठन आईएसआईएस और AQIS यानी अल कायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट नाम के संगठन से जुड़े नेटवर्क पर बड़ी कार्रवाई करने का दावा किया और इस सिलसिले में दिल्ली समेत 10 राज्यों में 20 ठिकानों पर छापेमारी की गई। एनआईए के मुताबिक कार्रवाई के दौरान कई डिजिटल डिवाइस जब्त किए गए और 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। अमेरिका की जांच एजेंसी FBI ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गैंगस्टर गोल्डी बराड़ को वांटेड घोषित कर दिया। FBI ने उसके बारे में जानकारी देने वाले को $50,000 अमेरिकी डॉलर यानी भारतीय रुपयों में 47 लाख से ज्यादा का इनाम देने का ऐलान किया। FBI ने गोल्डी बराड़ पर जबरन वसूली, हत्या, अपहरण और ड्रग्स तस्करी समेत कई गंभीर आरोप लगाए। अमेरिका की एक अदालत में दाखिल एक आरोप पत्र में खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर बड़ा दावा किया गया कि हत्या के पीछे गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ का हाथ था। दावा किया गया लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ के कहने पर ही कनाडा में 18 जून 2023 को हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की गई थी। उधर गाड़ियों को E20 पेट्रोल से कोई नुकसान होने के केंद्रीय मंत्रियों के दावे को तहसीन पूनावाला ने चुनौती दी। उन्होंने दावा किया वो ऐसे कई लोगों को जानते हैं जिनकी गाड़ी E20 पेट्रोल की वजह से खराब हुई है, उनमें गड़बड़ी आ गई है। इस मुद्दे पर उन्होंने केंद्र सरकार के मंत्रियों के साथ खुली बहस करने की चुनौती दी। जवाब नहीं मिलने पर आंदोलन और विरोध प्रदर्शन की चेतावनी दी। इससे पहले हरदीप सिंह पुरी ने यह दावा किया था कि
E20 पेट्रोल से गाड़ियों को कोई नुकसान नहीं होता, उनमें किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं होती। और नितिन गडकरी ने भी इसी तरह के दावे किए। E20 पेट्रोल को पूरी तरह सुरक्षित बताया। उन्होंने इसे लेकर हंगामा करने वालों को चुनौती दे दी कि वो एक भी गाड़ी दिखा दें जो E20 पेट्रोल की वजह से खराब हुई हो। कोई भी व्यक्ति, 4 लोग बताओ मेरी गाड़ी खराब हुई, मैं ऑटो वाले कंपनी को टेस्टिंग करने के लगाता हूं और जो कुछ होता मुझे बताइए, जिम्मेदार वाले बताइए कहां है। कोई गाड़ी नहीं है, प्रोपोगंडा हो रहा है, पेड कैंपेन है। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी दावा किया कि E20 पेट्रोल से गाड़ियों में कोई गड़बड़ी नहीं होती। उन्होंने इसे लेकर शुरू हुई बहस को प्रोपेगेंडा का हिस्सा बताया। There are 20 crore two-wheelers on the road. There are 20 lakh four-wheelers using that fuel on the road. There are the automobile manufacturers. There are the people who service the cars. They all say there is no difficulty. Now, why this sudden interest? लेकिन E20 पेट्रोल को लेकर विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया। आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने तो गाड़ियां बनाने वाली कंपनियों को एक चिट्ठी लिख दी। सवाल किया कि वो बताएं कि E20 पेट्रोल गाड़ियों के लिए सुरक्षित है या नहीं। आप कहते हो कि E20 सेफ है, तो क्या माइलेज कमी का नुकसान को आप भरपाई करोगे और क्या कंपोनेंट के नुकसान की आप भरपाई करोगे? तहसीन पूनावाला ने तो E20 ईंधन पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और हरदीप सिंह पुरी को सार्वजनिक तौर पर चुनौती दे दी। कह दिया कि वो E20 को लेकर उनके साथ बहस करना चाहते हैं ताकि सही चीज लोगों के सामने आ सके। इसे लेकर उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट की। दावा किया है वो कई लोगों को जानते हैं जिनकी गाड़ियां E20 पेट्रोल की वजह से खराब हुई हैं। तो पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने का सबसे बड़ा तर्क तो यही दिया जा रहा है ना कि उससे विदेशों से कच्चा तेल कम मंगवाना पड़ेगा। लेकिन अगर एथेनॉल की माइलेज ही कम है तो उतने ही किलोमीटर चलने के लिए ईंधन तो ज्यादा लगेगा, और अगर ईंधन ही ज्यादा लगेगा तो भले ही उसमें 20% एथेनॉल मिलाया हो, पेट्रोल तो फिर भी उसमें 80% है, तो वो पेट्रोल भी तो ज्यादा चाहिए होगा। तो 100 बात की एक बात यह कि टोटल पेट्रोल ज्यादा लगेगा या कम लगेगा। अगर ज्यादा लगेगा तो डॉलर कैसे बचेंगे, क्योंकि वो तो विदेश से ही मंगाना पड़ेगा। और अगर कम लगेगा तो क्या इतना कम लगेगा कि बाकी जो नुकसान होने की आशंका है उसकी भरपाई की जा सके। यह सब समझने की जरूरत है, क्योंकि अगर घूम फिर के पेट्रोल ही कम नहीं इस्तेमाल हो रहा तो फिर उसमें एथेनॉल मिलाई क्यों रहे। यह बात हो रही है E20 ईंधन की, यानी जिसमें 80% पेट्रोल होता है, 20% एथेनॉल होता है। अगर किसी गाड़ी की 100% पेट्रोल में माइलेज 15 किलोमीटर प्रति लीटर है, मतलब वो गाड़ी 100% पेट्रोल में 1 लीटर में मान लो 15 किलोमीटर चलती है, तो 100 किलोमीटर चलने के लिए उसमें लगेंगे 6.66 लीटर। ठीक है। अब अगर E20 ईंधन में भी वो गाड़ी 100 किलोमीटर चलने के लिए 6.66 लीटर E20 का ही इस्तेमाल करे, तब तो सीधा सीधा 20% पेट्रोल बचेगा। लेकिन ऐसा तो हो नहीं रहा। ये तो सरकार भी मान रही है और गाड़ियां बनाने वाली कंपनियां भी मान रही हैं कि माइलेज कम होती है एथेनॉल की। बस बहस इस बात पर है कि कितनी कम होती है। कंपनियां दावा कर रही हैं 3 से 5% तक की ही कमी आती है माइलेज में, लेकिन पब्लिक ये मान ही नहीं रही। पब्लिक दावा कर रही है 15-20% माइलेज कम हो रही है। कहां 5%, कहां 15%। 5% माइलेज कम होने का मतलब है अगर कोई गाड़ी 1 लीटर 100% पेट्रोल में 15 किलोमीटर चलती है तो वो 1 लीटर E20 में 14.25 किलोमीटर चलेगी, यानी माइलेज 15 से घटकर 14.25 हो जाएगी। कंपनियां कह रही हैं इतनी ही कमी आएगी, लेकिन अगर इतनी सी ही कमी आ रही होती, अगर 15 से घटकर माइलेज 14.25 ही हो रही होती, तो लोग इतनी हाय तौबा क्यों मचा रहे हैं। 15 से 14.25 में होने में तो आम लोगों को पता भी नहीं चलता। लोग कह रहे हैं माइलेज ज्यादा कम हो रही है, कंपनियां कह रही हैं यह उनका भ्रम है। लेकिन एक बात तो कंपनियां भी मान रही हैं कि 2023 से पहले बनी हुई जो गाड़ियां हैं उनमें ज्यादा नुकसान होता है। तो चलो अगर उस बात को ही ले लें, मोटे तौर पर अगर 2023 से पहले की गाड़ियों पर माइलेज ज्यादा कम हो रही है, यह मान लें, तो फर्ज करो बीच का एक नंबर ले लेते हैं। कंपनियां कह रही हैं 5%, लोग कह रहे हैं 15-20%, तो मान लो पुरानी गाड़ियों पर 10% माइलेज कम हो रही है। तो 10% माइलेज कम होने का क्या मतलब हुआ कि अगर गाड़ी की माइलेज 15 की थी तो वो हो गई 13.5 की, यानी जो गाड़ी 1 लीटर 100% पेट्रोल पर 15 किलोमीटर चलती है वो E20 पर चलेगी 13.5 किलोमीटर। तो अब सवाल यह कि 15 किलोमीटर चलने के लिए उसको कितना ईंधन चाहिए होगा।
15 चल रही थी ना वो, उसको कितना चाहिए होगा? 1.11 लीटर, यानी 110 मिलीलीटर एक्स्ट्रा। अब उसी 15 किलोमीटर तक जाने के लिए 1 लीटर के बजाय 1 लीटर और 110 मिलीलीटर 1.11 ईंधन चाहिए होगा। और 1.11 लीटर में 80% होगा पेट्रोल, 20% होगा एथेनॉल, यानी 890 ml पेट्रोल लगेगा, 220 ml एथेनॉल लगेगा। तो जब 100% पेट्रोल पर गाड़ी चल रही थी तो 15 किलोमीटर चलने के लिए 1 लीटर लग रहा था पेट्रोल। अब भी 890 मिलीलीटर तो पेट्रोल लग ही रहा है एथेनॉल के साथ। बचा कितना? 110 ml, जो हुआ 1 लीटर का 11%। मतलब यह कि 20% एथेनॉल मिलाने पर भी पेट्रोल 20% कम नहीं लग रहा, पेट्रोल तो 11% ही कम लग रहा है, क्योंकि माइलेज ही कम हो रही है, तो टोटल ईंधन तो ज्यादा लगाना पड़ रहा है। तो चलो 11% पेट्रोल की बचत भी अगर हो रही है देश को, तो वो भी अच्छा है, क्योंकि उतना कच्चा तेल कम मंगाना पड़ेगा। लेकिन उसमें भी पेच है, क्योंकि सारे कच्चे तेल का पेट्रोल तो नहीं बना जाता, डीजल भी बनता है, हवाई जहाज का ईंधन भी बनता है, और भी बहुत कुछ बनता है। टोटल जितना कच्चा तेल आता है उसका सिर्फ 15-20% ही पेट्रोल बनता है। डीजल और बाकी चीजों में तो एथेनॉल मिला ही नहीं रहे, सिर्फ पेट्रोल में मिला रहे हैं, यानी कच्चे तेल के 15-20% हिस्से में एथेनॉल मिल रहा है, और उसमें भी 11% की ही बचत हो रही है एथेनॉल मिलाने से। तो कुल कच्चा तेल जो बचेगा वो तो 2% के आसपास बचेगा। तो 2% कच्चा तेल कम इंपोर्ट करने से कितना फायदा हो जाएगा, कितने डॉलर बच जाएंगे? तो अगर यह हिसाब बैठ रहा है, अगर यह हिसाब है, तो एथेनॉल इस्तेमाल करने पर ही बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। इसलिए गाड़ी को बाकी क्या नुकसान हो रहा है या एथेनॉल के और कौन कौन से फायदे हैं, इस बहस में पढ़ने से पहले जरूरी है कि कंपनियां यह साफ साफ टेस्टिंग करके तो बताएं कि 2023 से पहले की गाड़ियों में E20 ईंधन डालने से माइलेज कितनी कम हो रही है, और उसकी वजह से कितना पेट्रोल कम इस्तेमाल हो रहा है, और उसकी वजह से कच्चा तेल कितना कम इंपोर्ट करना पड़ेगा। क्योंकि अगर कच्चा तेल सिर्फ 2% ही कम मंगाना पड़ेगा विदेश से, या 4% भी कम मंगाना पड़े, उसके लिए इतनी सारे बाकी तामझाम करने की जरूरत ही क्या है? E85 या E100 जिसमें 85% या 100% एथेनॉल होता है, उसकी बात अलग है, क्योंकि उसके लिए तो गाड़ी में इंजन ही दूसरे लगाने पड़ेंगे, फ्लेक्स फ्यूल वाले इंजन लगाने पड़ेंगे, तो उसमें कच्चे तेल की और डॉलरों की बचत की बात समझ में आती है। E20 की बचत तो ऊंट के मुंह में जीरे जितनी दिख रही है, अगर यह हिसाब सही है तो। और जीरे के चक्कर में ऊंट किस करवट बैठेगा, यह तो तब पता चलेगा ना जब वो पहाड़ के नीचे आए। 100 बात की एक बात। इधर जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बल के जवानों ने लश्कर तैयबा के एक आतंकी को मार गिराया। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बल के जवानों ने मुठभेड़ के दौरान आतंकी संगठन लश्कर तैयबा के एक आतंकी को मार गिराया। चनापोरा इलाके में उस आतंकी के छिपे होने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद वहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया और मुठभेड़ में उसको ढेर कर दिया गया। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली की बायोपिक फिल्म दादा द सौरव गांगुली स्टोरी का फर्स्ट लुक जारी कर दिया गया। अपने जन्मदिन के मौके पर जारी किए गए फिल्म के पोस्टर पर सौरव गांगुली ने खुशी जाहिर की और फिल्म में उनका किरदार निभाने वाले एक्टर राजकुमार राव की तारीफ की। Rajkumar, I think he's done an incredible job, and it makes it even special because it takes me back to the 2002 NatFest final and the Lord's balcony. उधर राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच में जुटी एसआईटी की टीम को आरोपियों के पास से चंदे की फर्जी रसीद बुक मिली। पुलिस के सूत्र बता रहे हैं, आरोपियों से पूछताछ के दौरान अधिकारियों को फर्जी रसीद बुक के बारे में पता चला। फर्जी रसीद बुक हूबहू असली रसीद बुक की तरह नजर आई। नकली वाली पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का लोगो भी बना हुआ था, ठीक असली वाली रसीद बुक की तरह। अब पुलिस के सूत्र कह रहे हैं, आरोपी फर्जी रसीद काटकर चंदा देने वालों से पैसे ऐंठने का काम भी करते थे। श्रद्धालुओं को धोखा देते थे। इस तरीके से दान के नाम पर उनसे पैसे लेते थे, उन्हें फर्जी रसीद देते थे ताकि उन पर किसी को कोई शक ना हो। और पुलिस सूत्रों का कहना है, फर्जी रसीद से आरोपियों ने बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं से पैसे ऐंठे थे, श्रद्धालुओं से पैसे ठगे थे। कई महीनों तक नकली रसीद से श्रद्धालुओं को ठगने का खेल चलता रहा था। अब सूत्र बता रहे हैं, श्रद्धालुओं को धोखा देने के लिए आरोपियों ने असली रसीद बुक की तरह नकली रसीद बुक छपवाई थी। जो फर्जी रसीद बुक बरामद की, उस पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का लोगो भी नजर आया। रसीद बिल्कुल असली रसीद जैसी दिखाई दी।
सूत्र कह रहे हैं असली की तरह दिखने वाली इस नकली रसीद से श्रद्धालुओं को धोखा देने का पता नहीं चलता था। सूत्रों के मुताबिक जब कोई श्रद्धालु आरोपियों से दान देने की इच्छा जताते थे तो उन्हें रसीद के तौर पर फर्जी रसीद थमा दी जाती थी। आरोपी श्रद्धालुओं से दान में पैसे लेते थे और उसे आपस में बांट लेते थे। सूत्र कह रहे हैं पूछताछ में आरोपियों ने फर्जी रसीद से श्रद्धालुओं को ठगने की बात मान ली है। मतलब दान की चोरी के अलावा आरोपी फर्जी रसीद काटकर श्रद्धालुओं से पैसे भी वसूलते थे। हालांकि राम मंदिर में ऑनलाइन रसीद व्यवस्था लागू होने के बाद आरोपियों ने फर्जी रसीदों का इस्तेमाल करना बंद कर दिया था। इधर ट्रंप ने दावा किया रूस और यूक्रेन के बीच जल्द समझौता हो सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर बड़ा दावा किया। ट्रंप के मुताबिक रूस के राष्ट्रपति पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की शांति समझौता चाहते हैं और जल्द ही दोनों देशों के बीच समझौता हो सकता है। इटली के सिसिली में माउंट एटना ज्वालामुखी में हुए विस्फोट के बाद लावा कई किलोमीटर दूर तक फैल गया। वहां धधकता हुआ लावा काफी ऊंचाई से नीचे की तरफ तेजी से गिरता हुआ नजर आया। माउंट एटना ज्वालामुखी में विस्फोट की घटना के बाद वहां के प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी कर दिया।